नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे कि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, अब हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया कि इंडिया किस तरह से फ्रीडम इंडिया को मिली थी और किस तरह से इंडिया फ्री हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स एंड फ्रॉम अदर पॉलिसीज़। ओके, तो किस तरह से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कौन कौन से लीडर्स ने सपोर्ट किया था इंडिया को फ्री करने के लिए, तो इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नाउ द इंट्रोडक्शन पार्ट। Indian nationalism developed as a concept during the Indian independence movement fought against the colonial British Raj। ये आपको पता ही है कि ब्रिटिश राज के टाइम में ये जो फ्रीडम पाने के लिए इंडिया की लड़ाई लड़ी हुई थी। In this chapter, students will get to know the story from 1920s and study about the non-cooperation and civil disobedience movement। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर किस तरह से हमारा इंडिया फ्री हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद students will also get to know how Congress sought to develop the national movement, how different social groups participate in the movement and how nationalism capture the imagination of the people। okay, तो किस तरह से कांग्रेस के लीडर्स ने किस तरह से इंडिया को फ्री किया था और किस तरह से एक नेशनलिज्म बनी इंडिया में, और कांग्रेस के लोगों ने कैसे सपोर्ट किया था, बाकी लोगों ने कैसे सपोर्ट किया था, और क्या इमेजिनेशन थी लोगों की कि किस तरह से हमने इंडिया को फ्री करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, Khilafat and non-cooperation movement। So in this, in India, the growth of modern nationalism is connected to the first anti-colonial मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसे कॉलोनीज नहीं बनाई गई थी जैसे यूरोप में था ना, कि यूरोप में आपने देखा था कि जर्मनी अलग थी, फ्रांस अलग था, बेल्जियम अलग था, तो ये सारी कॉलोनीज जो बनी थी वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। Due to colonialism, many of different groups shared bond together, which were forced by the Congress under महात्मा गांधी। तो इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने ये सारा कुछ बंद कर दिया था। The war created a new economic and political situation in the year after 1919। तो 1919 के बाद एक वॉर स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इनकम टैक्स introduced and the prices of customs duties were double between 1913 and 1918, which led to a very difficult life for common people। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, इनकम टैक्स स्टार्ट किए गए, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई गई, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स जैसे पहले आपने सुना होगा कि अगर किसी ने टेंपल जाना है तो उनको टैक्स भरना पड़ता था, है ना। तो इस तरह से कस्टम ड्यूटीज़ लगाई गई और इन चीज़ों की वजह से 1913 से लेकर 1918 तक जो लाइफ थी लोगों की, कॉमन पीपल की, वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ से गुजर रही थी। ओके, तो बहुत लोग परेशान हो रहे थे यहाँ पे। फॉर कॉमन पीपल इन 1918-1919 क्रॉप्स फेल्ड इन इंडिया। तो जितने भी क्रॉप्स लगाते थे, एग्रीकल्चर सारा कुछ फेल हो गया था, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड एक्म्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों को खाना ठीक टाइम से मिल नहीं रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में नुकसान हो गया तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा था, और एक बीमारी यहाँ पे चल पड़ी थी, उस बीमारी का नाम था इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस है, तो इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, वो उस वक्त स्टार्ट हो गया था इंडिया के लोगों में। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of struggle। तो यहाँ पे नए लीडर्स बने जिन्होंने नए ढंग से हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए एक स्ट्रगल किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो आइडिया था वो महात्मा गांधी का था। ये जनवरी 1915 में इन्होंने स्टार्ट किया है। रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका लॉ की स्टडी करने के लिए गए थे। ओके, वहाँ से जब वो रिटर्न किए 1915 में, तो महात्मा गांधी ने ये स्टार्ट किया है द मूवमेंट सत्याग्रह। सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि पावर ऑफ ट्रुथ, की सच बोलना है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। और उन्होंने ये खोज भी की कि सच क्या है अक्सर, ठीक है, कि जो लोग झूठ बोलते थे उनसे वो दूर रहते थे।
Okay, so they search for truth and they speak truth. According to Mahatma Gandhi, people can win a battle without non-violence which will unite all Indians. तो महात्मा गांधी के हिसाब से लोगों में अगर नॉन वायलेंस आया, मीन्स लोग अगर लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे तो इंडिया फिर भी यूनाइट हो सकती है, मीन्स इंडिया एकजुट होकर अपने आप को फ्री कर सकती है बिना लड़े. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. तो वो जो प्लांटेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था प्लांट्स लगाने का, उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया जब वो बिहार गए. इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. उसके बाद खेदा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात की थी, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो लेबर काम करते थे, उनको भी इन्होंने मना किया. और and then in 1918 Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. तो कॉटन मिल वर्कर्स जो कॉटन बनाते थे, खादी के कपड़े बनाते थे, उनके खिलाफ भी उनको भी इन्होंने कहा कि आपने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना है. ठीक है. इसके बाद है रावलेट एक्ट. In 1919, Mahatma Gandhi launched a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. उसके बाद उन्होंने एक रावलेट एक्ट स्टार्ट किया था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया. द एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्राइजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. तो यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, इस एक्ट में जो गवर्नमेंट थे वो उन्होंने पावर दी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सब डिटेंड कर दें. ठीक है. अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो जेल जाते थे वो लोग जेल में भेज देते. जो उनको जेल होती थी उसके खिलाफ ये क्या था कि उनको 2 साल के लिए जेल में रखा जाएगा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट बाय विड्रॉइंग द आउटरेज ऑफ द पीपल. और उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको मीन्स उन्होंने बाहर नहीं जाने देना है. ऑन April 10th, पुलिस इन अमृतसर fired on peaceful procession which provoked widespread attacks on banks, post offices and railway stations. और उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ के खिलाफ काम किया कि पुलिस वालों ने मीन्स जो ब्रिटिश पुलिस वालों ने क्या किया, अटैक्स किए और उन्होंने सारे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब जगह पर अटैक करके लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया. मार्शल लॉज वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड. और वहाँ पे एक मार्शल लॉ स्टार्ट किया, मीन्स जो भी वहाँ पे आएगा उन सबको वो लोग मार देंगे. और इनका जो लीडर बना था जनरल डायर, उन्होंने ये कमांड किया था कि किसी को खाली नहीं छोड़ना है. ठीक है. तो इस तरह से ये जो रावलेट एक्ट है इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और रावलेट एक्ट को हर जगह से ख़त्म किया है. ठीक है. इसके बाद इन्होंने जलियांवाला मैसाकर आपने सुना होगा. On 13 April, Jallianwala Bagh incident took place. A large crowd gathered in the Jallianwala Bagh, where a few people came to protest against the government new repressive measures, while some came to attend the annual बैसाखी फेयर. तो यहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठे हुए थे. वहाँ पे बैसाखी का टाइम था तो लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे. और कई लोग वैसे ही इकट्ठे हुए थे क्योंकि जनरल डायर ने वहाँ पे आना था और वहाँ पे कोई मीटिंग रखी गई थी. जनरल डायर ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स. तो जनरल डायर ने क्या किया, सारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए और फायर करने के लिए बोल दिया अपने लोगों को, जिसकी वजह से 100 से कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए. आफ्टर द जलियांवाला बाग मासाकर, तो इसको हम एक मासाकर कहते हैं. मासाकर मीन्स जहाँ पे इतना हादसा हुआ है, जहाँ पे इतने लोग मरे हैं, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे लोग अक्सर अपनी फेस्टिवल्स मनाने के लिए आते थे. ओके. तो इस बुरी चीज़ को इन्होंने मासाकर का नाम दिया कि इस ब्लास्ट को. ओके. पीपल बिकम फ्यूरियस एंड वेंट ऑन स्ट्राइक्स. तो यहाँ पे लोग काफ़ी डर गए थे और उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था. तो लोगों ने स्ट्राइक पर बैठना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए हैं. क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट कर दिया और पुलिस के साथ, जो ब्रिटिश पुलिसर्स थे उनके साथ झगड़ना भी स्टार्ट कर दिया. महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एज इट वॉज टर्निंग इनटू अ वायलेंट वॉर. और उसके बाद महात्मा गांधी को एक मूवमेंट बुलाना पड़ा जहाँ पे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जलियांवाला बाग मासाकर के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ इंडिया में
मीन्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी और लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत लोग मर चुके थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने खिलाफत मूवमेंट बताया। देन महात्मा गांधी देन टुक अप द खिलाफत इशू बाय ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। उसके बाद महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम को एक साथ इकट्ठा किया और मूवमेंट का नाम रखा खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। अब जो ओटोमन तुर्की था ये आपने देखा ही है, यूरोप फ्रांस का जो बंदा था जिसने फ्रांस जापान इनको ग्रीस को जिसने जो वहाँ का प्रेसिडेंट था जिन्होंने उसको आज़ाद किया था, तो उसकी डेथ के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो जब ओटोमन तुर्की की डेथ हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। इन मार्च 1919 अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बाय महात्मा गांधी। इन सितंबर 1920 महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। तो अब महात्मा गांधी ने क्या किया, स्वराज मूवमेंट और नॉन खिलाफत मूवमेंट को खड़ी करने के लिए उन्होंने एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जो खिलाफत और स्वराज, ठीक है, इन दोनों के साथ चलेगा। और जो भी ब्रिटिशर्स जितना भी उन्होंने जैसे लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तो इनके खिलाफ उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की ताकि हम अपने इंडिया को फ्रीडम दिलवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने अभी पढ़ा है कि वहाँ अभी जो आपने पढ़ा था, इसके बाद आपने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा, इसके बाद आपने स्वराज मूवमेंट पढ़ा। देन अभी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे कि वाई नॉन कोऑपरेशन, क्या ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, इंडियंस की वजह से ही ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रपोज इन स्टेजेस, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नर अवॉर्डेड। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों को टाइटल दिया गया था, ठीक है, उन सबको उन्होंने ले लिया। तो इन जितने भी उन्होंने टाइटल्स दिया था उन्होंने कहा था कि इन टाइटल्स को आपने सरेंडर करना है, मीन्स हमने वो टाइटल्स नहीं लेने हैं। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और जितने भी सिविल सर्विसेज थे, मीन्स जो ब्रिटिश पुलिस में या ब्रिटिश आर्मी में जो हमारे इंडियंस लगे हुए थे उन सबको वहाँ से निकाल लिया। जितनी भी सिविल सर्विस उनको जॉब दी गई थी उनसे भी वो निकल चुके थे, और उन्होंने तो इन सब जगह से वो निकल चुके थे। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब में से अपने इंडियंस को उन्होंने साइड कर लिया था और बॉयकट कर दिया था कि ब्रिटिश के कोई भी रूल्स को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा। आफ्टर मच हर्डल्स एंड कंपेनिंग बिटवीन द सपोर्टर्स एंड opponents of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted। और काफ़ी लड़ाई झगड़े करने के बाद, काफ़ी ओपोनेंट के साथ झगड़ा करने के बाद फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है।